नमस्कार। देश दुनिया में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें बार बार इस संकट से उबार ले जाती है। अगर संवैधानिक तरीके से देखें तो नेपाल के सियासी गणित को ओली ने अपने पक्ष में कर रखा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लगातार ओली के इस्तीफे की मांग हो रही है। पिछले कई महीने से उन्हें हटाने की जोड़ तोड़ चल रही है, लेकिन इसमें कामयाबी ना मिल पाने के पीछे अब सीधे तौर पर नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पर संदेह किया जा रहा है कि नेपाल के सियासी जानकार यह आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति भंडारी की भूमिका संदेह के घेरे में है। आपको बता दें कि गुरुवार को जिस तरह ओली ने अफरा तफरी में संसद सत्र तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया और उस पर राष्ट्रपति ने फटाफट हस्ताक्षर कर दिए, उससे संदेह और गहरा गया। तो वहीं कोरोना संकट के बीच भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों पर प्रतिबंध और आगे तक बढ़ा दिया। अब यह प्रतिबंध 31 जुलाई 2020 तक रहेगा। कमर्शियल उड़ानों पर लगाया गया है यह प्रतिबंध। वहीं इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यह रोक 15 जुलाई 2020 तक लगी हुई थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। डीजीसीए के एक आदेश के अनुसार कोरोना संकट के कारण इन उड़ानों पर लगी रोक को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और डीजीसीए की तरफ से छूट दी गई उड़ानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन पर भड़क गए। उन्होंने पिछले साल के अंत में चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को चीनी प्लेग बताया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी चीन पर निशाना साधते हुए उसे पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए दोषी करार दे चुके हैं। ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चीन का प्लेग है, इसे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चीन ने इसे होने दिया। हमने नई ट्रेड डील साइन की थी, उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि कोरोना आ गया। दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने कहा कि भारत के पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। अमेरिका मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और इसके शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वह फिर से एक बार चीन के ऊपर दिखाई दिया है। आक्रामक तेवर अपनाते हुए ट्रंप ने फिर से कहा कि ये चीन का प्लेग है, इसे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार चीन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। तो वहीं चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पर जापान ने प्रतिक्रिया दी। भारत को समर्थन देते हुए भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति भंग करने के किसी भी एकतरफा प्रयास के खिलाफ हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने एलएसी की स्थितियों के बारे में अवगत कराया के साथ ही भारत सरकार के शांति स्थापित करने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। जापान यथास्थिति भंग करने के किसी भी एकतरफा प्रयास के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लेह पहुंचने से हर कोई हैरान है। चीन को भी इस दौरे से कड़ा संदेश पहुंचा है और इस बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे पर बयान दिया। चीन का कहना है कि कोई भी पक्ष कुछ भी ऐसा ना करे जिससे माहौल खराब हो। रोजाना होने वाली ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भारत और चीन लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने में लगे हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी को कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। चीन का यह बयान तब आया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार सुबह लेह लद्दाख और आगे के स्थानों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दौरा हिंसक संघर्ष के बमुश्किल 18 दिन के बाद ही कर दिया।
भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में जारी गतिरोध के बीच पीएम मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू में फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से मिले। उन्होंने अपने भाषण में जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी। आइए जानते हैं कौन सी है वो कविता। साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह ले पहुंचे। पीएम मोदी का यह दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया कि चीन से आंख में आंख डालकर कब बात होगी। सुरजेवाला ने कहा है कि आखिर मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर क्यों हैं। दरअसल गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस के जरिए लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीएम मोदी की ओर से चीन का नाम नहीं लेने पर हमला बोल चुके हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे भारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह का दौरा कर रहे थे। उनके इस दौरे पर रक्षा विशेषज्ञ डीएस ग्रेवाल ने प्रतिक्रिया दी। वहां उन्होंने हमारे सोल्जर का हौसला बढ़ाया है। उनके साथ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज चीफ भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं। इससे एक तो जवानों का हौसला स्काई हाई है, बहुत आसमान पर है, और दूसरा एक लेसन चाइना को भी है कि हमारे जनरल जो हैं वो अकेले ही नहीं आगे जाते, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अभी फील्ड में रहते हैं। और तीसरा ये कि अभी हमें जो इन प्राइम मिनिस्टर की रशिया के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई थी, उसके अनुसार भी उनको वहाँ से हौसला मिला। और साथ ही साथ यूएसए ने, ताइवान ने और 28 और देशों ने खास करके साउथ पैसिफिक में अपना एक्सरसाइज भी शुरू किया है। और जिन जिन के ऊपर इन्होंने इलाका दबाया है, खास करके बॉर्डर के साथ साथ, उन्होंने भी हमें साथ देने का वादा किया है। सो इस हिसाब से भारत जो है अभी अच्छी जगह में है चाइना से, और उनको समझ लेना चाहिए कि जो चीज जगह पे क्लेम कर रहा है उसको छोड़ना होगा और अपनी असली जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हालात बहुत बुरे होंगे चाइना के लिए। चाइना का भविष्य अच्छा। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे और जवानों को संबोधित करने को लेकर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम के लेह दौरे को लेकर चीन के साथ पारी अब दूसरे तरीके से शुरू होगी। इसी के साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री ले पहुंचे और 11,000 फीट की ऊंचाई पर जिस तरह से उन्होंने हमारे शहीदों को नमन किया और हमारे वीर जवानों का उत्साह और ताकत दिया, मैं समझता हूं कि पहली बार भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री जब किसी इलाके में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तो 2 हफ्ते के भीतर अपने जवानों के बीच में खड़ा था। ये संवाद सिर्फ सामान्य नहीं
और जो 70 साल से जो भी हमारा संबंध रहा हो चीन का, मुझे तो वो भी दिन याद है जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि उन्होंने 40 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराया था। उस शौर्य के जवाब में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई हमें नज़र नहीं दिखा सकता। मुझे लगता है कि आज लद्दाख के दौरे के बाद ये संवाद सीधे तौर तक चीन को चला गया है कि अब चीन के साथ हमारी पारी अब दूसरे तरीके से शुरू होगी और एक देश का प्रधानमंत्री 125 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद अपने फौज के साथ और सीधा संवाद चीन को पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री ने एक और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर देंगे और पूरे लद्दाख बॉर्डर में इसका इम्पैक्ट नजर आएगा और निर्बल शांति की बात नहीं कर सकता, ये बात आप जानिए। देखिए, इस स्टेटमेंट में कि निर्बल शांति की बात नहीं कर सकता और जो शंखनाद उन्होंने कहा है और जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब लद्दाख और अरुणाचल से लेकर देश के हर कोने में हम बॉर्डर पर सड़क अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सामान्य बयान नहीं है। प्रधानमंत्री ने मन बना लिया है, दिशा स्पष्ट है, ताकत के साथ एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने जो कहना था कहा है और हम उसी हौसले के साथ देशवासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े। देखिए, मुझे अफसोस है और राहुल जी कभी कहते हैं कि हमारी फौज को देश की सरकार ने बिना हथियार का भेज दिया, कभी सरेंडर मोदी कहते हैं और कभी आज ये आरोप लगाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को और एक तरफ वो कहते हैं कि फौज कामयाब रहा और दूसरी तरफ कहते हैं कि देश की सरकार विफल रही। कहीं ना कहीं वो अपने निशाने पर देश की फौज को ले रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं लगता है कि देश में और देश की फौज का जो मनोबल है, यदि कोई गिराने का कोशिश करेगा, अगर वो राहुल गांधी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, देश के लोग इस बात को नोटिस कर रहे हैं और देश की फौज भी इस बात को देख रही है और मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान राहुल गांधी जी का और उनके पार्टी के लोगों। देश दुनिया में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. देश दुनिया में दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम का लद्दाख दौरा जवानों के लिए हौसला बढ़ाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। This is what the nation has to be told and the nation has to decide. As far as our brave men are concerned, they will do what is the best for the country when the country gives them or requests them to do something. They will. There's no problem. So there, if you go to just puck up their spirit and give them an applaud for the bravery that they have exhibited, it's perfectly okay. There's no problem. But I think the rest of the things have to be discussed here in the country. चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह ले पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। यहाँ पीएम मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने ज़मीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस कड़ी में अब
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने देश का दिल जीत लिया है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सेना को संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के जो दिल में बात थी वो प्रधानमंत्री के ज़बान पे आई। पूरे दुनिया में संदेश गया है कि भारत सक्षम है अपने सीमा की रक्षा के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने वहां पहुंचकर सेना का और देश का हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से आज पूरे देश में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सेना का एक्सपेंडिचर को 3 गुना बढ़ा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, सेना को मनोबल बढ़ाने की बातें कही हैं, विकासवाद की राजनीति की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने सेना को सक्षम बनाने के लिए जिस तरह बजट में कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की सीमा की रक्षा हम कैसे करते हैं, इसके अदम्य साहस जो हमारे सैनिक का है उसकी तारीफ की है। और प्रधानमंत्री जी ने एक ऊंचाई से, लेह लद्दाख की ऊंचाई से जो संदेश दिया है वो दूर तलक जाएगा, पूरे दुनिया में जाएगा। और भारतीयों की छाती आज चौड़ी हो गई है प्रधानमंत्री के बयान से। प्रधानमंत्री चीन ने हमारा जमीन लिया है, जबकि उसने हमारे जमीन पर कब्जा किया। देखिए, आज प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आज उन सब लोगों को संदेश चला गया है जो लोग सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। खास करके कांग्रेस के नेताओं को आज प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सेना और प्रधानमंत्री पर यकीन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करती है जिससे सेना का मनोबल गिरे। उनकी इस तरह की साजिश को, पूरी तरह उनके बयानबाजी को देश के लोग नकार। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई। दरअसल 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। इस कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के पूर्व सचिव डॉक्टर रवि मलिक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये एक बड़ी गौरवशाली चीज़ है हमारे देश के लिए कि पहले भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन मिलती है, और अब जाइडस कैडिला को भी परमिशन मिल गई है फ्रॉम डायरेक्टर जनरल कंट्रोलर ऑफ फार्मास्यूटिकल। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मैं ये बताना चाहूँगा, विश्व भर में 110 कंपनीज या इंडिविजुअल्स ये लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में, और हिंदुस्तान के अंदर जो हैं ये लगभग आप समझ लो कि 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन जिनमें से 2 को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए पास कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि उन्होंने जानवरों के ऊपर, यानी गिनी पिग, रैट, माइस, इनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स पॉजिटिव आए हैं। अब नाउ दिस वैक्सीन इज रेडी फॉर ह्यूमन दिस थिंग। तो अगर ये क्लिनिकल ट्रायल्स पास कर जाते हैं तो वैक्सीन बन जाएगी। देखिए, डेफिनेटली मामलों का बढ़ना, जिस तरह से हम लोग अब बढ़े जा रहे हैं उस हिसाब से मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लगभग 6 लाख के करीब अगर मामले उससे ज़्यादा हो गए तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। जैसे हमारे PM मोदी जी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है। हम लोगों को तीनों चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है या हैंड हाइजीन है। इसको हमारे को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने देना है। कम्युनिटीज़ के अंदर जो गेट टुगेदर्स हो रही हैं उनको हमें कंट्रोल करके रखना है। घर से बाहर तभी निकलना है जब हमारे को बहुत आवश्यकता हो। वर्क फ्रॉम होम करें, वेबिनार्स वगैरह करें। इसका मैसेज ये है कि हम सबको जागरूक होना बड़ा ज़रूरी है। तो चिंता का विषय है। मामले जो बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह यह भी है कि हमने टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गई है। तो टेस्टिंग बढ़ गई है तो ज़्यादा, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। टेस्टिंग बढ़ रही हैं तो ज़्यादा केसेस भी डिटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मामले बढ़ने के साथ में चिंता का विषय तो है। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी नज़र आ रही है कि एज़ कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी यानी मृत्यु की जो दर है वो कम है।
ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे मृत्यु की दर जो है थोड़ी कम है। और मेरे अब पर्सनल ओपिनियन से एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये भी बता दूं, मेरे हिसाब से मृत्यु दर और भी कम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी उतनी टेस्टिंग नहीं हुई है जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है। तो डिटेक्शन ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है मृत्यु दर जो है। तो एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, लेकिन डेफिनेटली चिंता का विषय है। और हम लोगों को खासकर जो 5 स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो, ये अपना तमिलनाडु हो गया या महाराष्ट्र हो गया, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा, खासकर जो मेट्रो सिटीज में हैं, उनको थोड़ा ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। सोनिया गांधी ने इस मसले पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के बारे में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि राज्य के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है और इससे योग्य ओबीसी छात्र मेडिकल शिक्षा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि समता और सामाजिक न्याय के हित में केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में भी मेडिकल एवं डेंटल के अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव पहुंचे, जहां पर अपराधियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। अवस्थी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। इस कड़ी में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मामले को लेकर जानकारी दी। आपको मालूम है कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स और पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के ऊपर ये कायराना हमला अपराधी तत्वों द्वारा किया गया है और हमला करने के बाद वो भागे हैं। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है और जो हमने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भेजी है और जो यहाँ के एडीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सकें जो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लिए जा रहे हैं। और जैसा मुझे एडीजी साहब ने बताया है, ऑलरेडी टीम के द्वारा यहाँ से कलेक्ट करे जा चुके हैं, उस सब का विश्लेषण करके, तफ्तीश का उसको हिस्सा बना करके तब ये पूरी बात क्लियर हो पाएगी। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और तफ्तीश जारी है। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और तफ्तीश जारी है। पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविज़न कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में एसटीएफ की भी हमारी टीम लगी हुई है, यहाँ की भी और जो लखनऊ से भेजी गई है वो भी। कि हम शीघ्र ही मामले की तह तक पहुँचेंगे और अपराधियों को उनकी उस जगह पहुँचाएंगे जहाँ उनको होना चाहिए। किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया सर, क्योंकि आपकी टीम भी बड़ी थी और अपराधियों की संख्या भी काफ़ी थी? जैसा मुझे बताया गया है, हमारी फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर जो भी खोखे वगैरह मिले हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और उस परीक्षण के बाद ही ये तय हो पाएगा।
देश दुनिया में अभी के लिए इतना ही। कर्ण जोशी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।